नमस्कार, मैं डॉक्टर प्राची कुलकर्णी, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट 49 फर्टिलिटी सेंटर बंजारा हिल्स। आज हम बात करेंगे रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस के बारे में, यानी कि हैबिचुअल अबॉर्शंस या बार बार जो मिसकैरेज होते हैं उसके बारे में। काफ़ी बार पेशेंट्स कंसीव कर लेते हैं लेकिन प्रेगनेंसी सेफली एडवांस नहीं होता बल्कि मिसकैरेज हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स को क्या करना चाहिए? तो ऐसे पेशेंट्स को एक अच्छे फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट की सलाह से उनका जो वर्कअप है रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का वो कर लेना चाहिए, क्योंकि जब मिसकैरेजेस बार बार होते हैं तो ये देखना ज़रूरी है कि उसकी वजह क्या है। नहीं तो जितने भी बार मिसकैरेज होंगे हर टाइम आपको इन्फेक्शंस आने का चांस रहेगा और मिसकैरेज रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कि जैसे कि सर्जिकल इवैक्यूएशन करना पड़े या लाइनिंग, अगर इनर लाइनिंग जो है यूट्रस की उसको डैमेज हो जाए तो वो एंडोमेट्रियल लेयर अच्छे से नहीं बढ़ता है जिसे हम थिन एंडोमेट्रियम कहते हैं, या यूट्रस के अंदर एडिशंस हो जाते हैं जिसे हम एशरमन सिंड्रोम कहते हैं। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, या सर्जिकल प्रोसीजर के टाइम पे परफोरेशन होना यूट्रस में, ये कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। तो जिनको भी बार बार मिसकैरेजेस हो रहे हैं उनको ज़रूरी है कि फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जा कर के पूरा इवैल्यूएशन कर लें। तो ये इवैल्यूएशन क्या होता है? सबसे पहले तो पेल्विक अल्ट्रासाउंड स्कैन में हमें काफ़ी रीजंस पता चल सकते हैं, जैसे कि अगर किसी के गर्भाशय में कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कि सब म्यूकस फाइब्रॉइड, गर्भाशय के अंदर के लेयर में अगर फाइब्रॉइड की गांठ हो तो हम उसे कहते हैं सब म्यूकस फाइब्रॉइड, उसकी वजह से मिसकैरेजेस हो सकते हैं। या गर्भाशय के अंदर अगर पर्दा हो जिसे हम कहते हैं सेप्टेट यूट्रस या यूट्राइन सेप्टम, उसमें भी मिसकैरेज के रिस्क रहते हैं। या जिनकी बच्चेदानी पैदाइशी ही यूनिकॉर्नुएट या बाइकॉर्नुएट, यानी कि उसमें कुछ कंजेनेटल प्रॉब्लम्स हो बच्चेदानी में, जैसे कि यूनिकॉर्नुएट या बाइकॉर्नुएट यूट्रस, ऐसे पेशेंट्स को भी मिसकैरेजेस हो सकते हैं। कभी कभी अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि तीसरे चौथे महीने के बाद मिसकैरेज हो रहा है तो ऐसे पेशेंट्स में हम सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस यानी कि बच्चेदानी का जो मुंह है उसकी लेंथ और वो कितना खुला है या कितना बंद है इसकी टेस्ट करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो प्रेगनेंसी एंड होने तक 9 मंथ तक पकड़ के रख सकता है या नहीं। अगर ये बच्चेदानी का मुंह जल्दी खुल गया, उसका लेंथ अगर काफी कम है या वो ऑलरेडी डायलेटेड है तो उसे हम कहते हैं सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। तो ये भी एक रीजन हो सकता है मिसकैरेज का, जो हमें स्कैन पे भी मालूम पड़ सकता है या क्लिनिकल एग्जामिनेशन में भी मालूम पड़ सकता है। और क्या वजह हो सकती है मिसकैरेजेस की जो हमें ब्लड टेस्ट में मालूम पड़ सकती है? तो मिसकैरेज जो होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि पहले 3 महीनों में जो होता है, ऑलमोस्ट 80 to 90% पेशेंट्स में उसका रीजन जो होता है जेनेटिक होता है, यानी कि जो एम्ब्रियो इम्प्लांट हुआ था उसमें कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम होने की वजह से वो मिसकैरी हो गया। फिर सेकेंड रीजन क्या हो सकता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेज का, कि एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, जैसे कि किसी का थायराइड लेवल बहुत बढ़कर है जिसे हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं, टीएसएच लेवल बहुत बढ़कर आना, या फिर टीएसएच लेवल बहुत कम आना, जितना नॉर्मल होना चाहिए उससे अगर थायराइड का लेवल बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है तो भी मिसकैरेज हो सकता है। सेकेंड एंडोक्राइन रीजन क्या हो सकता है कि किसी को ब्लड शुगर बहुत हाई है। काफ़ी बार पेशेंट्स को पता नहीं होता है कि उनको डायबिटीज़ या ये शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम है और वो कंसीव कर लेते हैं, लेकिन फिर मिसकैरेज हो सकता है। अगर ब्लड शुगर लेवल्स भी बहुत हाई है तो भी मिसकैरेज हो सकता है। तो ये एंडोक्राइन रीजंस हुए मिसकैरेज के। फिर जिनको थायराइड है उन पेशेंट्स में, या जिनको और भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जिसे हम कहते हैं, जैसे कि एसएलई है, विटिलिगो है, या और भी कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, सोरियासिस है, ऐसे पेशेंट्स में भी हम देखते हैं ये मिसकैरेज की रिस्क बढ़कर रहती है, क्योंकि इन पेशेंट्स में इम्यूनोलॉजिकल रीजंस जिसे हम कहते हैं मिसकैरेज के वो होते हैं। तो ये इम्यूनोलॉजिकल रीजंस क्या होते हैं कि ऑटो एंटीबॉडीज फॉर्म होते हैं। काफ़ी थायराइड के पेशेंट्स में हम देखते हैं थायराइड ऑटो एंटीबॉडीज रहते हैं, एंटी टीपीओ एंटीबॉडी, एंटी माइक्रोसोमल एंटीबॉडी, इनके लेवल्स बहुत बढ़कर देखे जाते हैं। या जो एसएलई के पेशेंट्स हैं या दूसरे कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के पेशेंट्स हैं उनमें हम देखते हैं एएनए लेवल बहुत बढ़कर आती है। या थ्रोम्बोफिलिया करके एक हम पैनल करते हैं जिसमें हम काफ़ी सारे एंटीबॉडीज चेक करते हैं, लूपस एंटीकोएगुलेंट है, एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी है, एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी है। तो ऐसे काफ़ी सारे एंटीबॉडीज की टेस्ट भी हम करते हैं जिससे हमें पता चले कि कोई इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम तो इस मिसकैरेज के लिए नहीं है।
फिर और कौन सा रीजन हो सकता है कि जिनको बार बार इन्फेक्शंस हो रहे हैं, जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो वजाइनल डिस्चार्ज या बर्निंग इन यूरिन इस फॉर्म में सिम्टम्स कॉज कर सकते हैं। तो जिनको ये बार बार इन्फेक्शंस हो रहे हैं वो इन्फेक्शन भी कभी रीजन हो सकता है रिपीटेड मिसकैरेजेस का। तो जिन पेशेंट्स में रिपीटेड मिसकैरेजेस हो रहे हैं उनमें हम ब्लड टेस्ट, वजाइनल स्वॉब, पेल्विक अल्ट्रासाउंड और क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे देखते हैं कि इनके केस में मिसकैरेज का रीजन क्या हो सकता है। फिर और एडवांस टेस्ट के बारे में अगर हम देखें तो जैसे कोई कपल कंजैंग्विनस मैरिज में है यानी कि एक दूसरे से रिलेटेड है, तो ऐसे पेशेंट्स में भी काफी बार मिसकैरेज ज्यादा होता है, ये हम देखते हैं। तो इन पेशेंट्स को हम जेनेटिक काउंसलिंग और जेनेटिक इवैल्यूएशन के बारे में कहते हैं। सबसे जो कॉमन जेनेटिक टेस्ट है जो हम करते हैं मिसकैरेज में, जो मिसकैरेज हो रहा है तो वो जो टिश्यू है बेबी का उसे हम टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, जेनेटिक टेस्टिंग के लिए, जिसे हम कहते हैं सीएमए। तो जो सीएमए है प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन का, उससे हमें पता चल सकता है कि जो प्रेगनेंसी था जो मिसकैरी हो गया उसमें कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम है क्या। उसके रिपोर्ट्स के हिसाब से हम पेशेंट्स को आगे गाइड करते हैं। तो हम पेशेंट्स को काफी बार एक जो टेस्ट होता है कैरियोटाइप नाम का, वो करने के लिए कहते हैं। तो कैरियोटाइप में हमें पता चलता है कि कपल का जेनेटिक मेकअप नॉर्मल है क्या, जैसे कि 23 क्रोमोसोम्स और फीमेल में XX और मेल में XY। तो ये अगर सही है तो उनमें जो मेजर कॉज है मिसकैरेज का, जो हो सकता है कि क्रोमोसोम में स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट होने से बार बार मिसकैरेज होना, वो रूल आउट हो जाता है। उसके बाद अगर और कोई जेनेटिक टेस्ट हम एडवाइस करते हैं कपल को, तो यूजुअली कंजैंग्विनस मैरिज वाले कपल्स को या ऐसे कपल्स को जिनको फैमिली हिस्ट्री है कोई जेनेटिक डिसीज का, उनमें हम एडवाइस करते हैं होल एक्सोम सीक्वेंसिंग। तो ये कुछ जेनेटिक टेस्ट हुए जिससे हमें जो मिसकैरेज का रीजन जेनेटिक तो नहीं है इसके बारे में पता चल सकता है। हमने ऑलरेडी यूट्राइन रीजंस देख लिए जो हमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स अल्ट्रासाउंड पे, HSG पे या क्लिनिकल एग्जामिनेशन में पता चल सकते हैं। तो मिसकैरेज को रीजन जो हो सकते हैं वो ऑटो इम्यून या फिर एंडोक्राइन रिलेटेड, यूट्रस रिलेटेड या जेनेटिक हो सकते हैं। काफी बार इन्फेक्शंस की वजह से भी मिसकैरेजेस हो सकते हैं। तो बहुत जरूरी है कि अगर किसी को बार बार मिसकैरेज हो रहा है तो देखना कि आपके केस में रीजन क्या है, तो फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट आपको उस हिसाब से गाइड कर सकते हैं। तो गाइड हिसाब से होगा अगर, तो आपका जो प्रेगनेंसी है वो कंटिन्यू होके आपको जरूर हेल्दी बेबी डिलीवर हो जाएगा। तो ऐसे पेशेंट्स में हम क्या करते हैं, बेस्ड ऑन जो भी रीजन है उसे अगर हम करेक्ट कर सकते हैं सर्जिकली तो हम करेक्ट करते हैं। अगर कोई मेडिसिन देने की जरूरत है, जैसे कि ऑटो इम्यून रीजन अगर मिल गया या एंडोक्राइन रीजन अगर मिसकैरेज का है, तो ऐसे पेशेंट्स में हम कुछ मेडिसिन भी देते हैं प्रेगनेंसी के पहले भी और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी भी। तो इससे जो है आपका प्रेगनेंसी जरूर कंटिन्यू होके आपको हेल्दी बेबी आ सकता है। तो ये था रिकरेंट मिसकैरेजेस के बारे में। अगर आपको रिकरेंट मिसकैरेजेस हो रहे हैं तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। मैं डॉक्टर प्राची कुलकर्णी, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, 49 फर्टिलिटी सेंटर, बंजारा हिल्स। धन्यवाद।